हेलो जी, नमस्कार। मैं मनीष बिश्नोई आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट 20 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम इतिहास सीरीज़ में इतिहास फतेह सीरीज़ के अंदर सेकंड क्लास लेकर हाजिर हैं आपके सामने। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता माने इंडस वैली सिविलाइजेशन, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता। दोस्तों, आज हम इस सभ्यता के बारे में सारे फैक्ट्स को कवर करते हुए और एकदम बढ़िया से इस सभ्यता को कवर करते हैं। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में दोस्तों, इसके बारे में कि सबसे पहले इसकी ओर ध्यान किसने आकर्षित किया, तो एक चार्ल्स मैसन करके व्यक्ति थे। 1826 के अंदर एक बार यहाँ से एज ए टूरिस्ट जब गुजरे तो इन्होंने देखा कि इस टाइप के कोई टीले थे इनके ऊपर। अभी तो ये जैसे फोटो मैंने दे रखा है ना, तो ये तो उत्खनन के बाद का है। उत्खनन से पहले यहाँ कोई टीला सा था और थोड़ी थोड़ी ईंटें बाहर दिखाई दे रही थी। तो इस व्यक्ति सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने जो है इस ओर ध्यान आकृष्ट किया कि भाई ऐसी कोई सभ्यता यहाँ रही होगी, शायद यहाँ ऐसा कुछ मैंने चलते हुए टीला देखा। इन्होंने 1842 के अंदर 1842 में अपनी एक पुस्तक के अंदर इस बात का जिक्र किया। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता थी या नहीं थी, इस बारे में किसी को कोई पता नहीं था। उसके बाद दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व के जनक कहे जाते हैं, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उन्होंने एक बार यहाँ से वो भी यहाँ सर्वे करने के लिए आए। कब? 1856। और उससे पहले एक घटना और घटी दोस्तों। बर्टन बंधु, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, इन्होंने 1856 के अंदर ही रेलवे लाइन जो कि कराची से लाहौर की तरफ वो बिछा रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने इस सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया। ईंटों का प्रयोग कैसे किया? लाहौर टू कराची जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी उसके अंदर पटरी के नीचे ईंटें लगाने के लिए चाहिए थी ईंटें। तो इन्होंने सोचा कि अब जहाँ ईंटें, ऐसी पकी हुई ईंटें अपने पास मौजूद है, तो अपन कहीं और से क्यों ईंटें लेकर आए। इन्होंने ये वाली ईंटें लेके चिपका दी पटरी के नीचे। कौन थे? जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों थे इंजीनियर। इसके बाद आए थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने इसके सर्वे के लिए वो आए। लेकिन फिर 1857 की क्रांति के कारण इस ओर ध्यान आकृष्ट ज़्यादा हो नहीं पाया और इसका उत्खनन आदि कार्य नहीं हो पाया। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण कार्य होता है 1921 के अंदर। 1921 के अंदर सर जॉन मार्शल आए, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक थे, डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। उन्होंने दयाराम साहनी को भेजा कि भाई तुम यहाँ पे कुछ खोज वोज करो, क्या सीन है इधर। दयाराम साहनी जी आए और उन्होंने उत्खनन का कार्य शुरू किया। ये घटना है 1921 की। और इन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर खोजा, जिसे हम कहते हैं हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। ये नगर सबसे पहले खोजा गया चूंकि, तो इसी के नाम के आधार पर जो है हड़प्पा सभ्यता भी, हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी इसके पीछे की स्टोरी। उसके बाद कई और नगर खोजे गए, जैसे 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो दोस्तों आइए अपनी नोटबुक और पेन तैयार कीजिए और फिर बाद में अपन यहाँ पे नोट्स लिखने शुरू करते हैं। दोस्तों, आप तीन टाइप के लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। पहले, जिन्होंने पहले से हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है और बिल्कुल पहली बार है उनका, वो लोग एक तो अपने पास पेन रखें, एक रखें नोटबुक, और बढ़िया से जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे आपको भी लिखते जाना है। और नोट्स एकदम खुले खुले बनाने, ताकि आप बाद में अगर कोई और चीज़ ऐड करना चाहें तो उसको भी ऐड कर पाएँ। हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए कि हम सारे फैक्ट्स कवर करके, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने कवर किए। फिर भी आप थोड़ी सी जगह छोड़ते छोड़ते लिखें एकदम बढ़िया। और उसके बाद दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ रखी है, तो उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो जब ये क्लास देखे तो उसको 1.25 पे या फिर 1.5 पे, मतलब स्पीड बढ़ा के देख लें। और तीसरे वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई या कोई कॉम्पिटिटिव फाइट नहीं करना, उनको इतिहास में इंटरेस्ट है, इसलिए ये वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों आपका भी हार्दिक स्वागत है इस क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फैक्ट्स लिखना। तो दोस्तों सबसे पहले अभी हमने बात की थी, किसने किया था? सर चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इस सभ्यता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। सबसे पहले किसने किया? सर चार्ल्स मैसन ने।
इसके बाद में दोस्तों क्या हुआ, 1856 की घटना है, 1856। तो दोस्तों 1856 की घटना है कि दो भाई थे, इंजीनियर भाई, 1856 ईस्वी में बर्टन बंधु यानी बर्टन ब्रदर्स। क्या क्या नाम है इन बर्टन बंधुओं के, ब्रैकेट में लिख दीजिए। जॉन बर्टन, एवं विलियम बर्टन। 1856 ईस्वी में बर्टन बंधुओं ने लाहौर से कराची रेलवे लाइन के निर्माण में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। तो दोस्तों 1856 में क्या हुआ, बर्टन बंधुओं ने जो है जो हड़प्पा नगर था इसकी ईंटों का प्रयोग किया, किसमें, रेलवे लाइन बिछाने के अंदर। उसके बाद दोस्तों एक क्रमिक खोज जारी रही। हाँ, तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, 1856 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम इस क्षेत्र का सर्वे करने आए। दोस्तों ये देखने आए थे कि इस क्षेत्र के अंदर ऐसा क्या है। इन बर्टन बंधुओं ने जब बताया ना कि यहाँ से इतनी सारी ईंटें प्राप्त हुई है, तो ये यहाँ पे सर्वे करने आए। लेकिन उसके बाद में कोई किसी भी सभ्यता के उत्खनन के लिए सरकारी परमिशन की जरूरत होती है। वो परमिशन मिलने से पहले 1857 की क्रांति हो गई, तो ये कार्य यहाँ पे रोक दिया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में दोस्तों आप एक चीज लिख दीजिए, एक फैक्ट लिख दीजिए, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद में ये कार्य रुका रहा और 1921 के अंदर, इन 1921, भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक, डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। ठीक है दोस्तों, 1921 ईस्वी के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। इसके बाद में दोस्तों जो है नगरों की खोज का क्रमिक सिलसिला जारी रहा और कई नगर खोजे गए, जैसे मोहनजोदड़ो खोजा गया और बाकी सारे नगरों की खोज इसके बाद में हुई। शुरुआती नगर जो थे वो सिंधु नदी के आसपास खोजे गए थे।
तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। लेकिन इसके बाद में और नगरों की खोज हुई, तो उसमें फिर जब किसी भी सभ्यता के नाम के बारे में कोई मतभेद होता है तो सबसे पहले खोजे गए नगर के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता की बजाय हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। तो यही इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यही हड़प्पा सिविलाइजेशन है। तो दोस्तों आइए इसके अपन काल निर्धारण की बात कर लेते हैं कि अलग अलग पुस्तकों, अलग अलग किताबों के अंदर जो है अलग अलग काल निर्धारण आपको मिलता होगा, तो वो किस लिए है देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों कार्बन डेटिंग पद्धति C14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट से 1750 ईसा पूर्व C14 पद्धति के अनुसार इस सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन एक एनसीईआरटी को सबूत के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन कई बार पुटअप होते हैं। तो एनसीईआरटी के अनुसार (2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। ठीक दोस्तों, एनसीईआरटी के अनुसार क्या रहा? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। उसके बाद में एक और अभिलेख आता अपने सामने, सारगोन अभिलेख। कहां पर है ये दोस्तों? अफगानिस्तान। तो सारगोन अभिलेख में 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व का काल सामने आता है। तो दोस्तों सारगोन अभिलेख के अनुसार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। हालांकि आधुनिक शोध जो और हुए हैं उनके अनुसार इस सभ्यता का काल 8000 ईसा पूर्व भी माना जाता है, और अब तक 1800 से ज्यादा प्लेसेस खोजे जा चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। तो दोस्तों ये होगी अपने काल निर्धारण की बात। इसके बाद में दोस्तों अपन आगे चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के जो भौगोलिक विस्तार है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि यह सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली हुई है। तो पहला फैक्ट लिख लीजिए इसके अंदर, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है तथा यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। दोस्तों भारत के अलावा इस सभ्यता के नगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन क्षेत्रों से भी मिले हैं। साथ ही भारत के कई राज्य इस सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आइए एक मैप के जरिए इन चीज़ों को समझ लेते हैं, ताकि आपको एक बार मैप सेट हो जाएगा ना दिमाग के अंदर, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आइए एक मैप के जरिए इस सभ्यता के नगरों को समझ लेते हैं, कहाँ कहाँ से
किसकी खोज हुई। तो एक मैप अगर आप बना सकते हैं तो एक मैप बना दीजिए। अगर आप मैप नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसी एक पतंगाकार आकृति बना दीजिए जिसको हम भारत प्रिटेंड कर लेंगे। दोस्तों ये हो गया हमारा भारत महान। इसके बाद में क्या आ गया, पाकिस्तान यहाँ पे है अपने सबसे बुरा पड़ोसी, और इधर आ जाता अपने अफगानिस्तान, और ये आ गया पाकिस्तान। तो दोस्तों इस सभ्यता के नगर कहाँ कहाँ से मिले इसके बारे में एक बार अपन यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे उत्तरी स्थल इस सभ्यता का जो खोजा गया वो यहाँ पे अपने हैं जम्मू कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर से मिला था मांडा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यहां से दोस्तों एक क्षेत्र खोजा गया मांडा। मांडा क्षेत्र जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी। और कौन सा राज्य हो गया, जम्मू कश्मीर। ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी नगर है। कौन सा नगर, मांडा। फिर बाद में दक्षिण में अगर अपन आए दोस्तों तो यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर एक स्थल है दैमाबाद। कौन सा नगर, दैमाबाद। यह है प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी जो कि गोदावरी की सहायक नदी है। तो एग्जाम के अंदर ऑप्शन अगर प्रवरा नदी नहीं आए तो कौन सा सही होगा, गोदावरी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। फिर यहां पे यूपी के अंदर एक स्थल आता है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह दोस्तों हिंडन नदी के किनारे स्थित है। राज्य कौन सा आ जाएगा अपने, यूपी। यहां पे एक पाकिस्तान के अंदर नगर मिला है जिसका नाम है सुतका गैडोर। क्या नाम है, सुतका गैडोर। सुतका गैडोर जो है दाश्क नदी के किनारे स्थित है, दाश्क नदी। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। और यह सबसे पूर्वी स्थल आ जाता है आलमगीरपुर, यूपी। ये आ जाता है MH यानी महाराष्ट्र, ये आ जाता है जम्मू कश्मीर, और ये आ जाता है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो आकृति एक बन रही है ये लगभग त्रिकोणीय आकृति बन रही है। यहां आ गया सुतका गैडोर। तो कहते हैं ये सभ्यता त्रिभुजाकार बसी हुई थी, और भारत के कौन से क्षेत्र के अंदर बसी हुई है, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर। इसके अलावा कुछ स्थल, दो एक स्थल अफगानिस्तान से भी मिले हैं, पाकिस्तान से और भी कई महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं। उनको अपन एक अलग अलग यहां से जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा स्थल मिला है, मांडा। उसके बाद में अफगानिस्तान के दो स्थल आप लिख लीजिए अफगानिस्तान के अंदर ही, कि शोरतुगई, कौन सा, शोरतुगई और मुंडीकाक। ये दोनों स्थल मिले हैं अफगानिस्तान से। फिर पाकिस्तान से क्या क्या मिला, सुतका गैडोर तो सबसे ये पश्चिमी स्थल हो गया। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी 1921 के अंदर दयाराम साहनी द्वारा, वह क्षेत्र खोजा गया यहां पर। तो पाकिस्तान के अंतर्गत आप लिखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में ब्रैकेट के अंदर लिख दो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है।
सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसके बाद में कोट दीजी और सुतका गैडोर, ये स्थल पाकिस्तान से खोजे गए। इसके अलावा बहुत सारे स्थल मिले, लेकिन मुख्य नगर यही है। इसके अलावा एक चन्हूदड़ो करके स्थल मिला है, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से इस सभ्यता के लोगों के श्रृंगार प्रिय होने के सबूत मिलते हैं और यहां से लिपस्टिक प्राप्त हुई पुरातात्विक साक्ष्य के तौर पर। तो ये हो गया अपना पाकिस्तान से मिले स्थल। महाराष्ट्र से मुख्य तौर पर दैमाबाद है। जम्मू कश्मीर से अपन ने मांडा को लिख ही लिया था। जम्मू कश्मीर के नीचे यहाँ पे पंजाब आ जाता है, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान और गुजरात। गुजरात से सबसे ज़्यादा स्थल प्राप्त हुए हैं और ये आ गया अपना यूपी। तो ये जो राज्य है यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं। तो हरियाणा को लिख दीजिए यहाँ पे। हरियाणा से स्थल मिले हैं राखीगढ़ी, बनवाली और भगवानपुरा। ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र मिले हैं हरियाणा से। उसके बाद में आ जाते हैं अपन पंजाब पर। पंजाब से कौन कौन से क्षेत्र अपन को प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों पंजाब से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कई महत्वपूर्ण नगर मिले हैं। उससे पहले अपन एक बार राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान से मिले अपन को, राजस्थान चूंकि अपन राजस्थान से भी राखीगढ़ी और राखीगढ़ी नहीं, राजस्थान से मिला है अपन को कालीबंगा और बालाथल। बालाकोट नहीं, बालाकोट अपन को मिला है पाकिस्तान से, ठीक है। कालीबंगा और बालाथल ये दोनों के कहां से मिले? राजस्थान से। यूपी के अंदर महत्वपूर्ण अपन ने लिखा था आलमगीरपुर, जो कि सबसे पूर्वी स्थल है। इसके अलावा दोस्तों हम जो आगे एक टेबल के जरिए इन सारी सभ्यताओं के नगरों को समझेंगे। और यूपी के अंदर संगोली एक स्थल मिला है जो कि महत्वपूर्ण है। एक है बड़गांव। कौन सा? बड़गांव। और पंजाब से अपन को मिले हैं संघोक। पंजाब से एक नगर मिला है संघोक। एक बार इस मैप को बना के और अलग अलग राज्यों से मिले स्थलों को लिख लीजिए। फिर बाद में अपन लिखते हैं गुजरात। गुजरात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, गुजरात से बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा हो गया, धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था अभी रिसेंटली। सुरकोटड़ा, रंगपुर, ये स्थल मिले गुजरात से। इसे भी आप लिख लीजिए। तो यहां से कौन सा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और एमपी और यूपी से मुख्य स्थल प्राप्त हुए। उसके अलावा पाकिस्तान से ये 4 स्थल लिख दीजिए आप। एक सुतका गैडोर हो गया 5वां, और अफगानिस्तान से ये 2 स्थल। इस मैप को बना के और फिर बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अभी हड़प्पा के नगर नियोजन की बात कर लेते हैं कि हड़प्पा का नगर किस प्रकार बसा हुआ था। ये एक आप देख रहे हैं, ये सार्वजनिक जलाशय का चित्र है जिसके चारों ओर कमरे इत्यादि बने हुए थे और यह धार्मिक अनुष्ठान के काम आता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जो है कितने वैज्ञानिक तरीके से बसे हुए थे,
इसका ये एक चित्र आपके सामने पेश है। तो नगर नियोजन के बारे में आप फैक्ट लिख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों ये विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता। यहाँ की एक महत्वपूर्ण बात थी इसका जल निकासी प्रबंधन। यहाँ पे नालियों के जरिए घरों के पानी की निकासी जो है, नालियों के द्वारा जो है घरों से पानी जो है सारे घरों के आगे, जैसे आजकल होते हैं ना सीवरेज इत्यादि लगे हुए, उस टाइप से ये व्यवस्था उस समय थी। आज से कितने साल पहले? 2500 ईसा पूर्व, मतलब 2000 ये हो गए 4500 साल के लगभग। इतना पहले जब बाकी सभ्यता, पश्चिमी देशों के लोग जब जंगलों में घूम रहे थे, तब हमारे यहाँ ऐसी सभ्यता मौजूद थी। तो ये पूर्णतः शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ का बार बार हिल क्यों रहा है यार? यहाँ का जल निकासी प्रबंध उत्तम अवस्था में था। नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो दोस्तों नगरों की जो सड़कें थी वो हर घर से जुड़ी हुई थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ देखने को मिली कि जो मुख्य सड़क थी उसकी तरफ किसी घर के दरवाजे नहीं खुल रहे। सारे दरवाजे घर के बैक साइड से जो छोटी सड़क निकल रही थी वहां पे इन घरों के दरवाजे और खिड़कियां इत्यादि उस तरफ खुल रहे थे। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कोई बाह्य आक्रमण हो गया या फिर किसी भी प्रकार की आपदाओं से मुख्य सड़क पे जो है उससे आप जल्दी टकराते हैं। इससे अच्छा है कि आप पीछे वाली सड़क पे अगर निकल रहे हैं तो कोई भी मान लो बाहरी देश का आक्रमण हो गया और वो मुख्य सड़क से नगर की तरफ जा रहे हैं तो उनके पास भागने के अवसर या फिर ऐसे कोई रीजंस रहे होंगे। क्योंकि अपन ने देखा है, आगे अपन इनको पढ़ेंगे जब एक सारणी के माध्यम से कि कहाँ किस किस स्थल से क्या क्या मिले हैं अपन को साक्ष्य, तो उनमें अपन पाएंगे कि किसी भी प्रकार के हथियार जो है बरामद नहीं हुए। एकाध स्थल से एक बाण इत्यादि मिला है, इसके अलावा हथियारों के साक्ष्य बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं। इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे और कई प्रकार के आभूषण इत्यादि मिलने के कारण हम ये भी मानते हैं कि ये लोग श्रृंगार प्रिय भी थे। तो आइए इस नगर का क्या, एक तो मुख्य यहाँ का जल निकासी प्रबंध उत्तम अवस्था में था। नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लेकिन घरों के जो द्वार थे वो मुख्य द्वार पर न खुलकर, मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे वाले द्वार पर खुलते थे। यहाँ के ईंटों के साइज का कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ईंटों का साइज 4:2:1। ईंटें जो थी सारी की सारी ईंटें एक ही साइज में बनी हुई थी, जो कि 4:2:1 में था। सभी जितने भी स्थल प्राप्त हुए सबके अंदर ईंटों का साइज यही था। बस 2 क्षेत्रों से जो है ईंटें, पकी हुई ईंटें प्राप्त नहीं हुई, बाकी सब जगह से पकी हुई ईंटें प्राप्त हुई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात कि नगर 2 भागों में विभाजित था।
दोस्तों दो नगर नगर जो था वो दो भागों में विभाजित था। एक नगर जो टीले का भाग था, अपन ने पहला फोटो जो देखा था ना इस वीडियो की शुरुआत में, उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक भाग जो है टीले पर बसा हुआ है। एक टीला है, वहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी हुई है, कुछ वहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उसके अलावा बाकी का नगर नीचे बसा हुआ है। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो राजा या पुरोहित वर्ग जो था वो ऊपरी स्थल पर रहते थे और बाकी का नगर इसके नीचे बसा हुआ था। तो नगर कितने भागों में विभाजित था? दो। लेकिन आप एक और महत्वपूर्ण चीज नोट कर सकते हैं कि धोलावीरा जो था वहां पर नगर तीन भागों में बसा हुआ था। एक तो वो मुख्य नगर जो टीले पर बसा था, उसके अलावा मध्यम नगर और निचला नगर, ये तीन भागों में विभाजित था। और इसी नगर दो भागों में विभाजित था। एक टीले पर बसा नगर जहां पर शासक वर्ग या कुलीन वर्ग निवास करता था, और दूसरा जो था वहां पर आम जनता के लिए बसा हुआ नगर। और दूसरा जो था वो निचला नगर था जहां पर आमजन निवास करते थे। एक बार इनको उतार लीजिए आप, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। फिर दोस्तों हड़प्पा की लिपि को आपने देखा होगा हम पढ़ नहीं पाए, इस वजह से इसको प्राग ऐतिहासिक काल में न, इसको आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है, नहीं तो हम इसको ऐतिहासिक काल के अंतर्गत लाते। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता किस ऐतिहासिक काल का हिस्सा थी या किस काल का हिस्सा थी, तो वो प्राग ऐतिहासिक काल नहीं होगा, न ऐतिहासिक काल होगा, आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक टाइम पीरियड के अंतर्गत ये सभ्यता आती है। क्यों? क्योंकि इसकी लिपि अपन पढ़ नहीं पाए। तो हड़प्पा लिपि के बारे में कुछ फैक्ट लिख दीजिए। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक को क्या क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसमें कुल 64 चिन्ह थे। कितने चिन्ह थे? 64। और एक ऐसी लिपि थी भाव चित्रात्मक, और इसी भाव चित्रात्मक लिपि को कहते हैं, इस लिपि को बुस्ट्रोफेडन लिपि भी कहा जाता है। दोस्तों कैसी लिपि थी यहाँ पे? भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक। कुल कितने चिन्ह थे? 64 प्रकार के चिन्ह। और इस लिपि को और क्या कहा जाता था? बुस्ट्रोफेडन। और इस बुस्ट्रोफेडन लिपि के सबसे पहले प्रमाण मिले थे अपन को 1853 के अंतर्गत। एक आखिरी लाइन लिख लीजिए इस हड़प्पाई लिपि के अंतर्गत, इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं
जा सका है, अतः सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। चूंकि इस लिपि को पढ़ नहीं पाया तो ये सभ्यता किसके अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत। दोस्तों ये आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सब क्या है, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर ये सब सारी चीज़ें जो है क्लैरिफाई की गई थी। इसीलिए पिछली क्लास जो थी एक परिचय के रूप में ली गई थी, जिसके अंतर्गत आप सब पहचान पाएँ कि क्या प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल क्या है, आधुनिक भारत क्या है, मध्यकाल क्या है, प्राचीन वाला भारत क्या है। उसके लिए एक परिचय कक्षा आप पिछला वीडियो देख लें इसी प्लेलिस्ट के अंतर्गत। तो हड़प्पाई लिपि के अंतर्गत ये मुख्य फैक्ट्स है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में हड़प्पा का जो सामाजिक जीवन था इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हड़प्पाई समाज हड़प्पाई समाज लिख रहा हूं, इसका मतलब यही सिंधु घाटी सभ्यता वाला समाज ही है, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, अतः इसको मैंने हड़प्पाई समाज लिखा है। हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था, जिसका प्रमाण, भाई ऐसे ही तो कैसे कह सकते हैं कि ये कैसा समाज था? मातृसत्तात्मक कहने के पीछे क्या रीजन है? तो इसका प्रमाण हमें इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से मातृदेवी की मूर्तियां हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक था, जिसका प्रमाण हमें इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से मातृदेवी की मूर्तियां प्राप्त होने से मिलता है। हड़प्पाई समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। और हड़प्पाई नगर कैसा था? हड़प्पा जो था वो नगरीय सभ्यता थी या ग्रामीण सभ्यता? तो वो थी नगरीय सभ्यता। और मातृसत्तात्मक होने का प्रमाण हमें मातृदेवी की मूर्तियों से मिलता है। इस सभ्यता में स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। अब ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे कहाँ काम आएगा। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो उसमें कथन के आधार पर क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। और इससे भी खतरनाक क्वेश्चन वो आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है। नीचे कूट आ जाता है 1 2 3, इनमें से कौन सा सही है। तो उसमें मान लो ये लिखा हुआ आ गया, इस सभ्यता में स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। आप कहोगे नहीं यार, आभूषण तो लुगाइयां धारण करें, पुरुष को नहीं करें, उससे काम नहीं। इसलिए इस बात को मेंशन किया। और इस चीज के प्रमाण हमें कैसे मिले?
तो एक पुरोहित राजा की अपन को मुद्रा पर मुहर जो होती है उसके ऊपर एक चित्र मिला है। इसके अलावा कई प्रकार के मूर्ति आदि मिले जिसके अंदर ये प्रमाण मिलते हैं कि पुरुष भी आभूषण धारण करते थे इस सभ्यता के, और स्त्रियां तो आभूषण धारण करती थी। आभूषणों के बहुत सारे प्रमाण मिले। इसके अलावा चन्हूदड़ों में तो लिपस्टिक भी मिली है। तो ये जो थे इस सभ्यता में स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग श्रृंगार प्रिय थे। और यहां पे चूंकि नगर 2 भागों में विभाजित था, यहां का नगर 2 भागों में विभाजित था, तो उसका अध्ययन करते हुए और बाकी कई साक्ष्यों को देखते हुए मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता के अंतर्गत दास प्रथा को भी स्वीकार किया है। तो उसको भी एक बार मेंशन कर लेते हैं। व्हीलर ने अनुसंधान के पश्चात, व्हीलर कौन है? एक इतिहासकार है या पुरातत्ववेत्ता है। व्हीलर ने अनुसंधान के पश्चात इस सभ्यता में दास प्रथा को भी स्वीकार किया। चलो भाई, ये था इनका सामाजिक जीवन। और एक फैक्ट आप लिख सकते हैं कि यहाँ के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों थे। तो यहाँ के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ये था सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। और यहाँ से एक और चीज प्राप्त हुई है कि यहाँ से युग्मित शवाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये था इनका सामाजिक जीवन। एक बार या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आपके पास अगर नोटबुक और पेन है तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद में इनका आएगा आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है, ये चीज मैंने क्लास के अंदर क्लियर की है। तो अगर हड़प्पा सभ्यता नाम आ रहा है या सिंधु घाटी सभ्यता नाम आ रहा है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। उसके पीछे रीजन क्या था कि इसके जो शुरुआती स्थल थे, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती स्थल सारे सिंधु नदी के किनारे किनारे मिले थे। लेकिन उसके बाद में हमने देखा कि धोलावीरा, आलमगीरपुर, इस प्रकार के कई जो क्षेत्र थे वो सिंधु घाटी सभ्य, जो सिंधु या उसकी सहायक नदियों से इतर यानी कि दूर भी ये स्थल प्राप्त हुए। तो उसके आधार पर इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता नाम रखना थोड़ा सा अजीब लगा कुछ इतिहासकारों को, तो उन्होंने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी स्वीकार कर लिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि व व्यापार उन्नत अवस्था में था। अब इन दोनों का अपन ने अनुमान कैसे लगाया कि कृषि और व्यापार उन्नत अवस्था में था, क्योंकि इनकी लिपि तो अपन पढ़ नहीं पाए, लेकिन अपन को पर्याप्त पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर हमने अनुमान लगाया कि यहाँ पे कृषि भी थी, व्यापार भी था। कृषि कैसे थी? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्थानों से जो है जुते हुए खेत जो उसके प्रमाण प्राप्त हुए,
उसके अलावा हमें इसके सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बंदरगाह भी प्राप्त हुए और कई जगह से मनोरंजन के लिए जो है अपन को स्टेडियम तक प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें प्राप्त होने की वजह से ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये व्यापार और कृषि पर आधारित थी। यहाँ के लोग गेहूं, जौ, राई, इत्यादि फसलों से परिचित थे। यहाँ के लोगों का मुख्य जो भोजन था वो क्या था? गेहूं और जौ। इसके अलावा राई, सरसों, तिल इत्यादि से भी ये लोग परिचित थे और इनका मुख्य खाद्यान्न क्या था? गेहूं और जौ। लोथल से चावल के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता का एक नगर है लोथल जो कि गुजरात में स्थित है। वहाँ से चावल के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों चावल ये जैसे अपन कह रहे हैं कि गेहूं जो इत्यादि से परिचित थे, यहाँ से चावल के प्रमाण मिले हैं। तो ये प्रमाण अपन को मिल कैसे जाते हैं? अपन घर में तो कोई चावल या गेहूं इत्यादि जो है 2-3 साल के अंदर खराब हो जाता है। तो ये कहाँ से मिल गया कि भाई ये भी तो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, ये भी तो खत्म हो जाना चाहिए था। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब अध पका भोजन या फिर थोड़ा जला हुआ, अगर गेहूं को आप जला के कहीं पे डाल दोगे तो वो खत्म नहीं होगा, वो एक कोयले की तरह या एक अवशेष जो है वो पड़ा रहेगा लंबे समय तक। तो ये जो साक्ष्य हमें मिले हैं ये अध जले या अध पके टाइप के हैं, जिसकी वजह से हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोग चावल से परिचित थे, गेहूं से थे, जौ से थे, राई से थे। ठीक है। फिर ये लोग जैसे खेती और व्यापार ये दोनों ही उन्नत अवस्था में थे। तो खेती वगैरह ये कैसे करते थे? तो ये लिखिए आप, खेती के लिए या कृषि के लिए कांसे अथवा लकड़ी के औजारों का प्रयोग हुआ। तो खेती के लिए कांसे और लकड़ी के औजारों का प्रयोग हुआ। लोहे के क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इस वक्त तक लोहे की खोज नहीं हुई थी। दोस्तों ये लोहे की धातुओं की खोज में अपन देखते हैं कि पहले का पाषाण युग था, उसके बाद में कांस्य युगीन सभ्यताएं आई, उसके बाद में लोह युग आया। तो इसके पीछे क्या रीजन रहा है कि कांसा जो होता है ना उसका गलनांक कम होता है। अगर आप कोई साइंस के स्टूडेंट है तो आप ये चीज आराम से पहचान पाएंगे कि कांसा जो होता है वो कम आंच पर भी पिघल जाता है। तो पहले के जमाने में जब आग इत्यादि की खोज हुई तो जंगलों में जैसे आग लगी है और वहां पे चट्टानों के अंदर कांसा पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर जहां आग लगी और उन्होंने देखा कि इन चट्टानों से कोई धातु निकल कर पिघल रही है और पिघल के वापस जम रही है, तो उनके दिमाग में आया यार ये जब पिघल सकता है तो इसको पिघाल के कैसा भी कर सकते हैं और ये तो वापस सख्त बन जाता है। तो कांसे की खोज इस प्रकार हो गई कि उनको कांसा जो है वो पिघली हुई अवस्था में मिला और उन्होंने इसके औजार बनाने शुरू कर दिए। लेकिन लोहे का गलनांक होता है बहुत ज़्यादा, वो जंगल की आग से पिघलने वालों में से नहीं होता, लोहा बड़ा सख्त होता है। तो लोहा जो है उसकी खोज बहुत बाद में हुई, जब इस सभ्यता या अलग अलग सभ्यताएं आई। उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं कि लौह प्रौद्योगिकी का शुरुआत माना जाता है उत्तर वैदिक काल को। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये चीज भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर ये कथन के अंदर आता है तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसलिए जब लोहे से परिचित नहीं थे तो कृषि कार्यों के लिए किसका प्रयोग होता था?
कांसे और लकड़ी के औजारों का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता कहाँ स्थित थी? अफ्रीका के उत्तरी मिस्र के अंदर स्थित थी मेसोपोटामिया। तो वहाँ के लोगों से भी इनका व्यापार जो था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का व्यापार मेसोपोटामिया तथा मध्य एशिया तक विस्तृत था। इस व्यापार के बारे में प्रमाण हमें मिलते हैं कि हमें कई जगह से जो है मुद्राएं प्राप्त हुई है, जो कि कई इन क्षेत्रों से मध्य एशियाई मुद्राएं प्राप्त हुई है, यूनान इत्यादि की, फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जो था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक व्यापार करते थे। एक और लिख दीजिए आपकी लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई। अब दोस्तों आप देखेंगे लोथल से ही क्यों प्राप्त हुई है फारस की मुद्रा। लोथल जो था इस सभ्यता का बंदरगाह स्थित था, यहाँ पे बंदरगाह, डॉकयार्ड। तो वो जो था यहाँ से व्यापार हुआ करता था, तो इसी वजह से जो है लोथल से जो है फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोगों का मध्य एशिया तक व्यापार था। और जो लोथल से मिला बंदरगाह है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा, अभी तक अपन जो प्राप्त हुआ है वो सबसे बड़ी बनी हुई चीज जो है लोथल से बंदरगाह प्राप्त हुई है। यहां पर माप की इकाई 16 के गुणक में थी। अब 16 के गुणक में कैसे? जैसे अपन एक दर्जन के अंदर कितने मानते हैं? 12। तो वैसे ही यहाँ पे जो मापन की इकाई थी, अपन तो ये गिनने की इकाई होगी कि 12 के अंदर एक दर्जन, तो वैसे इनके जो माप तोल की इकाई थी कि एक जो चीज होगी उसके अंदर 16 हो गए। फिर 16, 32, 64 इस टाइप, 16, 32, 48, 64 इस टाइप से जो है यहाँ की माप तोल की इकाई चलती थी। यहाँ पर माप तोल भी मेंशन कर दें ताकि आसान सही हो जाएगा ये। यहाँ पर माप तोल की इकाई 16 के गुणक में थी। तो दोस्तों ये हो गया इनका। अब राजनीतिक जीवन अपन पढ़ते हैं इनका। राजनीतिक जीवन के बारे में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते, क्योंकि हम इनकी लिखित चीज़ें नहीं बरामद कर पाए। तो अपन को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाना होगा कि राजनीतिक इनका कैसा जीवन रहा होगा। तो राजनीतिक जीवन में दोस्तों अभी अपन ने पढ़ा इनका व्यापार कैसा था, इनका समाज कैसा था। तो इसके आधार पर अपन ने अनुमान लगाया है कि व्यापारी इस सभ्यता में उन्नत व्यापार को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि समाज में व्यापारी वर्ग का अच्छा प्रभाव व्यापारी वर्ग को हमने राजा नहीं कहा, अच्छा प्रभाव था। मतलब व्यापारी वर्ग जो था एक अच्छी स्थिति के अंदर था। इसके अलावा
यहाँ के जो धार्मिक क्रियाकलापों इत्यादि की जानकारी मिलती है, उसके अनुसार हम अनुमान लगाते हैं कि जो पुरोहित वर्ग था ना, वो शासकीय भूमिका के अंदर था। धार्मिक अनुष्ठानों के मिले साक्ष्यों के आधार पर कह सकते हैं कि पुरोहित वर्ग शासकीय भूमिका में था। यह था हड़प्पा के लोगों का राजनीतिक जीवन। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। यहाँ पे अपन ने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले अपन ने हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में पढ़ा है। उसके बाद में हमने इनके भौगोलिक विस्तार को पढ़ा है, हड़प्पा की लिपि के बारे में पढ़ा है, इनका सामाजिक आर्थिक जीवन पढ़ा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास आपको? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और एक बार अपन क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इससे आपको चीज़ें याद रखने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। सर चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इस सभ्यता की ओर ध्यान आकृष्ट करवाया था। ध्यान आकृष्ट करवाने का मतलब ये नहीं था ये कोई पुरातत्ववेत्ता या फिर इन्होंने कोई खोजबीन नहीं की थी। यहाँ पे एक टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आए और इन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई टीला इत्यादि है जिसके अंदर कुछ रहा होगा। इसके बाद में बर्टन बंधुओं ने यहाँ पे लाहौर टू कराची जाने वाले रेल पटरियों के निर्माण के अंदर इनकी ईंटों का, हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया। इसके बाद में आए थे कनिंगम 1856 के अंदर। उन्होंने भी, अलेक्जेंडर कनिंगम ने इस क्षेत्र में सर्वे किया और इसको अलेक्जेंडर कनिंगम है, इनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। 1921 के अंदर भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। इसका अर्थ यह है कि हड़प्पा नगर जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल है। इसके बाद में इसके काल निर्धारण की बात करें तो C14 पद्धति के अनुसार 2500 से 1750 और NCERT के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये कोई महत्वपूर्ण ऐसे नहीं है कि भाई ये आ गया और ये भी आ गया तो दोनों में से क्या करेंगे दोस्तों, या तो ये आएगा या ये आएगा। आपसे पूछेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताइए, उसके अंदर दोनों ऑप्शन एक साथ कभी नहीं आएंगे। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व कभी नहीं आएगा। तो आपको ये सारे एक बार फैक्ट ध्यान रख लेने कि NCERT के अंदर क्या लिखा हुआ है और C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार इसका काल क्या है। उसके बाद में आ जाओ सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख कहां पर है? अफगानिस्तान। सारगोन अभिलेख अफगानिस्तान के अनुसार इसका काल और भी पुराना माना जाता है और आधुनिक साक्ष्यों के आधार पर इस सिंधु घाटी सभ्यता का काल 8000 वर्ष पुराना भी माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार की हम बात कर रहे थे, तो ये प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और सबसे बड़ी सभ्यता है। और इसका क्षेत्र जो है कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर विस्तृत है? 13,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर। ये कैसी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। फिर हमने इसको मैप के जरिए समझा है कि जम्मू कश्मीर में जो है मांडा क्षेत्र, ये सबसे उत्तरी स्थल है। सबसे दक्षिणी स्थल अपन ने देखा दैमाबाद है जो प्रवरा नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे यूपी के अंदर स्थित है और इसका पश्चिमी नगर जो है सुतका गेट और दाश्त नदी के किनारे। मैप के अंदर दोस्तों हमेशा के लिए ये जो ऊपर की दिशा है ये उत्तर रहेगी, चाहे आप इधर मुंह करके बैठो चाहे इधर मुंह करके बैठो। तो इसके अंदर ये रहेगी उत्तर यानी नॉर्थ और ये रहेगा साउथ। तो मैप देखने का तरीका ये रहेगा हमेशा। तो ये उत्तरी सभ्यता कौन सी होगी? मांडा। दक्षिणी कौन सी होगी? दैमाबाद। पूर्वी कौन सी होगी? आलमगीरपुर और पश्चिमी सुतका गेडोर। ये सभ्यता किस आकृति के अंदर बसी हुई है? तो ये त्रिभुजाकार आकृति के अंदर बसी हुई है। यहाँ से पाकिस्तान में कई महत्वपूर्ण इस सभ्यता के नगर मिले हैं और उसके बाद में गुजरात के अंदर भी बहुत सारे नगर मिले हैं जिसके अंदर धोलावीरा, सुरकोटड़ा, रंगपुर इत्यादि मिले हैं। तो यहाँ पे ये दोस्तों बात हो गई इनकी भौगोलिक विस्तार की। फिर बाद में इनके नगर नियोजन की ओर आते हैं। तो ये नगरीय सभ्यता थी और इसकी जल निकासी प्रबंध जो था एकदम बढ़िया वाला, उत्तम अवस्था के अंतर्गत था और इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ईंटों का आकार 4
8:2:1 था। नगर 2 भागों में विभाजित था और इन्हीं 2 भागों में विभाजित होने की वजह से व्हीलर ने जो है इस सभ्यता के अंदर दास प्रथा को भी स्वीकार किया था। अब हड़प्पाई लिपि की बात करें तो ये भाव चित्रात्मक लिपि थी और कुल 64 चिन्ह थे। इस लिपि को क्या कहते हैं? बुस्ट्रोफेडन लिपि। और इस लिपि को पढ़ा नहीं गया, इस वजह से इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। फिर इनका सामाजिक जीवन पढ़ते हैं। हड़प्पाई समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। और इसका प्रमाण कैसे मिलता है कि यहाँ पे कई प्रकार की मूर्तियां मिली है जो कि महिलाओं की या देवियों की मूर्ति है। फिर यहाँ के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और व्यापार उन्नत अवस्था में था, मतलब इनका मुख्य कार्य क्या था? कृषि और व्यापार। गेहूं, जौ, राई इत्यादि फसलों के बारे में इनको नॉलेज था। लोथल से क्या मिले? चावल के प्रमाण। और इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है और यहाँ पर मापतोल की इकाई कितने के गुणक में थी? 16 के गुणक में। फिर राजनीतिक जीवन पे आते हैं तो इनके उन्नत व्यापार को देखते हुए अनुमान लगाते हैं कि व्यापारी वर्ग का अच्छा प्रभाव था और धार्मिक अनुष्ठानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पुरोहित वर्ग के पास इसकी सत्ता रही होगी। अब दोस्तों अगली क्लास के अंदर हम एक टेबल के जरिए इसके महत्वपूर्ण 10 से 12 स्थलों के बारे में आपको एक क्लास के अंदर बता दिया जाएगा, जिसमें कहाँ से किस स्थल से कौन कौन से प्लेसेस प्राप्त हुए हैं और कौन कौन सा प्लेस कहाँ से मिला है, इसके बारे में मैप के जरिए जैसे आपने समझा है ना, तो उसमें आपको एक आइडिया रहेगा कि जैसे कोई बंदरगाह मिला है तो बंदरगाह उसी स्थान से क्यों मिला है, क्योंकि आपको मैप के जरिए आप देखेंगे कि अच्छा गुजरात के अंदर था, गुजरात समुद्र तट से सटा हुआ है इसलिए ये यहाँ से बंदरगाह में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम अगर पढ़ेंगे तो हमें याद अच्छे से होगा। तो दोस्तों ये पूरी क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अगली क्लास में मिलेंगे फिर। थैंक यू।